अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं कहानी में। हॉस्पिटल। काव्यांश को जब कांची की कोई मोमेंट महसूस नहीं हुई तो उसने अपनी आंखें खोलकर कांची के चेहरे को देखा तो कांची के चेहरा लाल हो रहा था। कांची का चेहरा लाल होते देख काव्यांश कांची की गोद से अपना सिर उठाते हुए कांची से पूछा, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों रहा है? क्या तुम्हें बुखार चढ़ रहा है? काव्यांश के सवाल सुन कांची ने अपने हाथ को अपने चेहरे पर रखा तो उसका चेहरा काफी गर्म था। कांची हैरान थी कि उसका चेहरा गर्म क्यों हो रहा है। कांची अपने हाथ की उंगलियों को मरोड़ते हुए काव्यांश से कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अब प्लीज मेरी फिक्र करना बंद करो, तुम पर ये केयरिंग कैरेक्टर सूट नहीं कर रहा है। काव्यांश, मैंने कहा ना मुझे चाय पीनी है तो किसी से मंगा दो ना। काव्यांश वापस से कांची की गोद में अपना सिर रखते हुए कहा, अभी तुमने ही कहा कि तुम्हें मेरा ये कैरेक्टर पसंद नहीं आ रहा तो चलो मैं थोड़ा सा अपना कैरेक्टर चेंज हूँ। अब जब तक तुम मेरा सिर नहीं दबाती तक भूल जाओ कि तुम्हें चाय मिलेगी। अगर तुम चाहती हो कि मैं पूरा दिन तुम्हारी गोद में इसी तरह सोता रहूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है चेरी। कांची को गुस्सा आने लगा था। कांची ने गुस्से से लेकिन स्लो आवाज में कहा, मैंने कहा ना मुझे सिर दबाना नहीं आता, तो कैसे दबाओ? अगर तुम्हारे सिर में इतना ही दर्द हो रहा है तो किसी नर्स से कह दो, वह दबा देंगी। मैं क्यों दबाओ? वैसे भी मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। काव्यांश कांची के हाथ के पकड़कर अपने सिल्की बालों पर रखते हुए कहा, किसने कहा कि तुम नौकर हो स्वीटहार्ट, तुम तो बीवी हो मेरी। ये काम बीवी का होता है, नज और नौकर का नहीं। अगर तुम्हें नहीं आता तो मेरे लिए तुम्हें सीखना, क्योंकि करना तो तुम ही को है। हर वो काम तुम्हें सीखना होगा जो एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए करती है, समझी तुम? एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, आज के बाद तुम मुझे तुम कहकर नहीं बुलाओगी बल्कि तुम मुझे आप कहकर बताऊंगी, क्योंकि हस्बैंड हूँ तुम्हारा। अच्छा लगता है अपने हस्बैंड को तुम कहकर पुकारो। हस्बैंड को तुम कहकर वह बीवी बुलाती है जो जाहिल होती है, और मेरी बीवी बिल्कुल जाहिल नहीं है। एक फेमस लॉयर है तो इतना बेसिक तो पता होगा ना। कांची काव्यांश के सिर को अपने गोद से हटाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? कैसी बातें कर रहे हो? चोट मेरे सिर पर लगी थी लेकिन लगता है दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, हमारे बीच कोई हस्बैंड और वाइफ वाला कोई रिश्ता नहीं है। तो मैं ये सब क्यों करूँ? और तुम्हारे लिए कुछ सीखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हटो मेरी गोद से। कांची की बातें काव्यांश के चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज कर गई। काव्यांश जिसकी आंखें सिर दर्द की वजह से लाल थी और मैं ज्यादा लाल हो गई। उसने एक झटके से अपने हाथ को कांची के सिर के पीछे रखकर कांची के सिर को पीछे से प्रेस कर आगे की तरफ झुकाने लगा। कांची और काव्यांश के चेहरे में बस कुछ इंच का फासला था। काव्यांश कांची के चेहरे को देखते हुए हर वर्ड को चबा चबा कर कहा, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊं। तुम अभी बीमार हूँ इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल करके तुमसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ, समझी? और अगर अगली बार तुमने ये कहा कि हमारे बीच हस्बैंड वाइफ का कोई रिश्ता नहीं है तो तुम्हारी जबान तुम्हारी हलक से खींचक र निकाल दूंगा, समझी स्वीटहार्ट? तुम तो मुझे अच्छे से जानती हो, मैं धमकियां नहीं देता। जब मैं तुम्हें शूट कर सकता हूं तो तुम्हारी जबान खींचने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। कांची को अपनी हलक सूखती हुई महसूस हुई। काव्यांश के ओरे में ऐसा कुछ था कि कांची जैसी स्ट्रांग लड़की भी उसके सामने कांप गई थी। कांची अपना चेहरा काव्यांश की तरफ से फेरते लगी तो काव्यांश कांची की गर्दन को पीछे से पकड़कर दबाते हुए कांची की गर्दन को सीधे करते हुए कहा, जब मैं बात करूं तो यह नाटक मत किया करो और मेरी आंखों में देखा करो। ये परमिशन सिर्फ मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वरना कोई भी मुझसे आंखें मिलाकर बात नहीं करता। अगर तुम्हारी बकवास हो गई हूँ तो मेरा सिर दबाओ, क्योंकि मेरे सिर में तुम्हारी वजह से दर्द पैदा हुआ है। अब जिसने दर्द दिया है वही दवा बनेगा स्वीटहार्ट। उम्मीद है मुझे तुम्हें दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कांची ने धीरे से कहा।
मुझे दर्द हो रहा है, काव्यांश ने कांची के गाल को थपथपाते हुए कहा। गुड चेरी, इतना कहकर उसने कांची की गर्दन को छोड़ दिया। काव्यांश कांची को जैसे जैसे बता रहा था, कांची वैसे वैसे उसके सिर में हाथ चला रही थी। कांची के नर्म हाथ को अपने सिर में महसूस करते ही काव्यांश को नींद आने लगी थी और वह अपना सिर कांची की गोद में ही रखे सो गया। लगभग आधा घंटे बाद कांची को अपने पेट पर काव्यांश की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। उसने अपनी नज़र नीचे करके देखा तो काव्यांश किसी छोटे बच्चे की तरह उसके गोद में सिर रखकर सो रहा था। काव्यांश ने अपने हाथों को कांची के कमर के चारों तरफ लपेटकर कांची में सिमटकर किसी बच्चे की तरह सोने लगा। कांची काव्यांश के एक्सप्रेशन लेस चेहरे को देख रही थी। काव्यांश सोते हुए उसे किसी बच्चे की तरह लग रहा था। कांची काव्यांश के चेहरे को देख ही रही थी कि अचानक से उसके चेहरे के सामने काव्यांश का डिंपल वाला चेहरा नजर आया। काव्यांश के डिंपल का याद आते ही कांची अपने इंडेक्स फिंगर से काव्यांश के गाल पर पड़ते डिंपल की जगह अपनी फिंगर रखने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे डर लग रहा था कि कहीं उसके फिंगर रखने से सिया हुआ शैतान जाग न जाए। लेकिन आज उसका भी दिल बेईमान हो रहा था और उससे बगावत करने लगा। वह अपने दिल के हाथों मजबूर धीरे धीरे कर काव्यांश के डिंपल पड़ती जगह पर अपनी इंडेक्स फिंगर को हल्के से रख दिया। कांची ने जैसे ही अपनी इंडेक्स फिंगर काव्यांश के गाल पर रखे तो एक छोटा सा डिंपल काव्यांश के गालों पर उभर आया। कांची उसे अपने उंगलियों से महसूस करने लगी, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे काव्यांश का वह डिंपल बहुत ही अट्रैक्टिव लगता था। वह धीरे धीरे उसके डिंपल को टच कर रही थी। उसे काव्यांश का गाल किसी टेडी बियर की तरह मुलायम लग रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वह छोटे बच्चे की तरह काव्यांश के गाल को पकड़कर खींच ले, लेकिन उसने खुद को ऐसा करने से अपने आप को बहुत ही कंट्रोल किया। अगर वह ऐसा करती तो वह सोया हुआ मासूम सा शैतान उसकी जान ले लेता। कांची की छुअन से काव्यांश नींद में कसम साने लगा तो वह जल्दी से अपनी फिंगर को पीछे कर लिया। वह काव्यांश को सोते हुए देखने लगी। आर के अपार्टमेंट के एक रूम में बहुत सारी डिवाइस रखी थी। बहुत सारे लैपटॉप रखे थे और तारों का तो जैसे मेला लगा था। वहां रखे 5 कंप्यूटर पर किसी के घर की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चल रही थी। उस अपार्टमेंट में एक शख्स हुडी पहने रोलिंग चेयर बैठा लैपटॉप पर अपनी उंगलियों को चला रहा था। उसकी उंगलियां लैपटॉप पर ऐसे चल रही थी जैसे वो कीबोर्ड पर डांस कर रही हो। उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह एक प्रोफेशनल हैकर हो। उस शख्स ने सोशल मीडिया की एक आईडी को डिलीट करते हुए अपने लैपटॉप को बंद करते हुए पास में रखी कॉफ़ी के कप को उठाकर अपने होठों से लगाते हुए कहा, कोई नहीं जान पाएगा कि आखिर यह महबूबा कौन था। ये कौन थी? सॉरी मेरी जान, लेकिन तुम्हें अभी थोड़ा और दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, इसलिए अपनी जीत को हासिल करने के लिए तुम्हें दर्द के समंदर को पार करना ही पड़ेगा। इतना कहकर वह शख्स रोलिंग चेयर को पीछे करके चेयर से उठकर खड़े होते हुए उस रूम से निकलकर दूसरे रूम में इंटर होते हुए उस रूम की लाइट ऑन की। लाइट ऑन होते ही वह रूम रोशनी में चमक उठा। उस रूम में एक बड़ी सी पोर्ट्रेट लगी थी। उस पोर्ट्रेट में मौजूद औरत बहुत ही खूबसूरत थी, इतनी कि कोई भी मर्द उसे देख अपनी पलकें ही झपकाना भूल जाए। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि एक मर्द अगर एक बार देख ले तो बार बार देखने की ख्वाहिश करने लगे। हुडी वाला शख्स औरत के पोर्ट्रेट पर अपने हाथ को फेरते हुए कहा, काशी कशिश, मुझे माफ करना, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। मुझे तुम्हारी बेटी को दर्द देना पड़ेगा। तुम्हें पता है काशी कशिश, तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम्हारी तरह है, तुम्हारी तरह बेहद खूबसूरत, लेकिन वह तुम्हारी तरह मासूम नहीं है, पूरी खूंखार शेरनी है। तुम हमेशा डरी सहमी सी रहती थी, लेकिन वह लोगों को डराना जानती है। उसकी आंखों में डर बिल्कुल भी नहीं है। वह इन 6 सालों में बहुत बदल गई है। इन 6 सालों ने उसे मोम से पत्थर बना दिया है। काशी, मुझे इस बात का दुख है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की हिफाजत नहीं कर पाया, लेकिन अभी भी मैं उसकी हिफाजत नहीं कर पाऊंगा।
अभी भी उसके हिस्से में बहुत दर्द है क्योंकि जो जंग उसने शुरू की है उसमें उसे दर्द बर्दाश्त करने पड़ेंगे, लेकिन एक अच्छा काम उसके साथ हुआ है, उसने काव्यांश से शादी की है। काव्यांश बाकी मर्दों से बहुत अलग है। वह सनकी इंसान है। अगर वह तुम्हारी बेटी को खुश रखेगा तो तुम्हारी बेटी की दर्द की वजह भी बनेगा। लेकिन कहते हैं ना, जिस प्यार में दर्द और खुशी हो वही प्यार मुकम्मल होता है। काशी कशिश में वादा करता हूँ तुम्हारी बेटी को एक अच्छी जिंदगी देने पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें और उसे थोड़ा इंतजार करना होगा। होने वाले शख्स की आंखों में बेहद दर्द और किसी अपने को खोने की तकरीर थे। उसकी आंखों में आंसू था। उसने अपने हाथों को अपने होठों पर रखा, फिर वही हाथ इस तस्वीर पर रख कर कहा, आई मिस यू। अरुण का घर। अरुण टेबल पर बैठा ऑरेंज जूस पी रहा था कि तभी वहां आन्या ने आते हुए गुस्से से कहा, मुझे घर जाना है। मुझे यहाँ क्यों रखा है? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? कौन हो तुम? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? अरुण पिछले 10 दिन से एक ही सवाल सुन सुनकर थक गया था। उसने गुस्से से जूस को टेबल पर रखते हुए खड़े होते हुए आन्या से कहा, आपने नहीं, लेकिन आपके बाप ने सबका बहुत कुछ बिगाड़ा है। और आप आज जहां भी हैं न अपने बाप के किए की वजह से है। इसलिए ये सारे सवाल आप अपने बाप से किया करें तो और भी अच्छा लगेगा। अपने बाप के सामने तो आपकी है जुबान खुलती नहीं है और यहाँ ऐसे चलाती हूँ जैसे मैं आपका नौकर हूँ। एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ मिस अनन्या माथुर, मुझे भी किसी क्रिमिनल की बेटी के साथ रहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, पर मैं मजबूर हूँ। मैं अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ, जो आपके साथ अपने ही घर में गेस्ट की तरह रह रहा हूँ। अगर मेरे बॉस का ऑर्डर नहीं होता या मैं उनका एम्प्लॉय नहीं होता तो अब तक मैं आपकी खुद ही जान ले लेता, पर अफसोस मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर आपके सारे सवाल जवाब हो गए हो तो आप अपने कमरे में जाए, मुझे काम पर जाना है और आप फिक्र मत कीजिए, आपको सही सलामत आपके बाप के घर पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन जब तक हमारा काम नहीं होता तब तक आप प्लीज चुपचाप से यहाँ रहिए और मुझे भी शांति से रहने दीजिए और मेरा दिमाग खाना बंद करिए। आन्या की आंखों में आंसू आ गया। आन्या ने अरुण से पूछा, आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मैंने तो कुछ नहीं किया है ना। जो किया है डैड किया है, तो उसकी सजा आप मुझे क्यों दे रहे हैं? अरुण ने कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, मिस आन्या माथुर, आपको पता है आपकी गलती क्या है? आपकी गलती यह है कि आप अपने बाप का सब जानते हुए भी खामोश रही। कभी अपनी बाप के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं की। जरा आप मुझे बताएंगी आपको यहाँ क्या सजा दी जा रही है? आपको 5 स्टार जैसी फैसिलिटी दी जा रही है और आप तक भी इसे सजा देना कह रही है। सजा क्या होती है? वह तो उस लड़की से पूछना चाहिए जो 1 महीने तुम्हारे कमीने बाप की कैद में रही हो। अरुण ने इतना ही कहा था कि आन्या ने अपना हाथ उठा दिया, लेकिन वह हाथ अरुण के गाल पर पड़ता अरुण ने उस हाथ को बीच में ही पकड़ते हुए कहा, ये सच है मिस आन्या माथुर। आपके बाप को गलत कहा तो आपका हाथ उठ गया। तो सोचिए आपके बाप ने जिस बेटी की मां को जिंदा दफना दिया था उसे कैसा लग रहा था। लेकिन अफसोस आपकी सोच भी आपके बाप के जैसे ही है। इतना कहकर अरुण आन्या के हाथ को छोड़कर वहां से चला गया। आन्या अरुण को जात ये देख रही थी। कौन है होडी वाला शख्स? कुछ दिन बाद निधि अपार्टमेंट में अकेले बैठी थी। उसे यहाँ आए हुए आधे महीने से ज्यादा हो गए थे। उस रात के बाद शौर्य भी वापस नहीं आया था। निधि के अपने सेविंग किए गए पैसे भी खत्म हो चुके थे। उसके क्रेडिट कार्ड को तो पहले ही मिस्टर सहानी ने ब्लॉक करवा दिया था। निधि के अपने सेविंग किए गए पैसे भी खत्म हो चुके थे। उसके क्रेडिट कार्ड को तो पहले ही मिस्टर सहानी ने ब्लॉक करवा दिया था। निधि के पास अपनी कोई सर्टिफिकेट भी नहीं थी कि वो यहाँ मुंबई में कोई जॉब ढूंढ सके या जॉब कर सके। वो उदयपुर जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास ना तो उसके पासपोर्ट थे और ना ही इतने पैसे कि वो उदयपुर की टिकट करवा सके। इसलिए शौर्य के आने का इंतजार कर रही थी। उसके पास शौर्य का नंबर तक नहीं था कि वो शौर्य को कॉल कर सके।
निधि बैठी उदयपुर जाने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उस अपार्टमेंट का डोर ओपन हुआ। अचानक से डोर ओपन होने से निधि डर गई, लेकिन जब उसने अपनी नजरें डोर की तरफ करके देखा तो शौर्य अंदर आ रहा था। उसके बाल उसके माथे पर बिखरे थे। हाथों में जैकेट हैंग किए हुए वह बहुत थका हुआ लग रहा था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो कई रातों से सोया नहीं है। शौर्य की हालत देख निधि को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने फिर अपने माइंड को डाइवर्ट करते हुए खुद से कहा, मुझे क्यों अजीब लग रहा है, होगी कोई इसकी अपनी प्रॉब्लम। इसको तो वैसे भी प्रॉब्लम को गले लगाने का बहुत शौक है। शौर्य जब रूम में जाने लगा तो निधि ने थोड़ी हिम्मत करके सोफे से उठते हुए कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। शौर्य ने एक नज़र निधि को देखा और फिर रूम की तरफ जाते हुए कहा, कॉफी बनाओ, मैं भी आता हूँ। इतना कहकर वह अपने रूम में चला गया। निधि मुंह खोले खड़ी रह गई। शौर्य तो उसे ऐसे ऑर्डर मारकर गया था जैसे वह उसकी बीवी या नौकर हो। निधि का बिल्कुल भी कॉफी बनाने का मन नहीं था, लेकिन वह शौर्य से बहस नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे उदयपुर जाना था। इसलिए वह किचन में कॉफी बनाने चली गई। लगभग 20 मिनट के बाद शौर्य फ्रेश होकर ढीले सी शर्ट और ट्राउजर पहने बाहर आया। उसके बालों से हल्का हल्का पानी गिर रहा था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वह बस शावर लेकर ही निकला है। वो इस वक्त बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। निधि 2 कप कॉफी लिए हुए शौर्य के पास आकर शौर्य को 1 कप कॉफी देते हुए दूसरा कप खुद लेकर शौर्य के सामने सोफे पर बैठ गई। शौर्य ने कॉफी की सिप ली तो उसे अच्छा लगा। शौर्य ने निधि को देखते कहा, काफी अच्छी कॉफी बनाती हो, अब आगे से मैं जब भी यहाँ आऊँ तो मेरे लिए कॉफी बनाकर रखना लिटिल गर्ल। निधि का मुंह बन गया। क्या वह उसे काफी मेकर दिखती है? निधि ने सीरियस टोन में शौर्य से कहा, मैं पूरी जिंदगी यही नहीं रहूंगी जो तुम्हें कॉफी बनाकर देती रहूंगी। मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है तुमसे। शौर्य ने कॉफी का कप टेबल पर रखते हुए लैपटॉप को टेबल से उठाकर अपनी गोद में रखते हुए लापरवाही से कहा, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। क्या बात करनी है तुम्हें? शौर्य को अपनी तरफ ध्यान न देते देख निधि को अब वाकई में बहुत गुस्सा आ रहा था। निधि गुस्से से सोफे से उठकर शौर्य के पास आकर शौर्य का लैपटॉप उसके गोद से उठाकर टेबल पर एक झटके से रखते हुए कहा, इतना एटीट्यूड क्यों दे रहे हो? मैं तुमसे कह रही हूँ मुझे तुमसे बात करनी है तो तुम सिर्फ मेरी बात सुनो, फिर करते रहना पूरी जिंदगी, काम कोई नहीं रोकेगा। निधि को इतने गुस्से में देख शौर्य शॉक्ड हो गया। शौर्य ने निधि से पूछा, तुम्हें क्या हुआ? अभी तो ठीक थी तो इतना हाइपर क्यों हो रही हो? कह तो रहा हूँ सुन रहा हूँ तुम्हें, तो इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? निधि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरा पासपोर्ट दो, मुझे उदयपुर जाना है, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। घुटन होती है, मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे इस अपार्टमेंट में कैद करके चला गया है। लोग मेरे बारे में बातें करते हैं, कभी तुम आते हो तो कभी अपने असिस्टेंट को भेजते हो। बिल्डिंग में हम अकेले नहीं रहते हैं, मिस्टर माथुर और भी लोग रहते हैं और वो मेरे बारे में अजीब अजीब बातें करते हैं। मुझे लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी नज़रों से फर्क पड़ता है। इस बिल्डिंग के हर अपार्टमेंट के आदमी मुझे अजीब नज़रों से देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे मैंने कितना गलत काम किया हो। और वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे उदयपुर जाकर अपनी जॉब कंटिन्यू करनी है। मेरे डैड ने तो मुझे पहले ही अपने आप से अलग कर दिया है, लेकिन मुझे जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। प्लीज़ मेरा पासपोर्ट मुझे दे दो और हो सके तो मुझे कुछ कैश भी दो, मैं वापस लौटा दूंगी। शौर्य एक झटके से निधि के सामने खड़े होकर निधि के मुंह पर अपना हाथ रखकर निधि की कमर को कसकर पकड़कर एक झटके से निधि को अपने करीब कर लिया। शौर्य निधि की आंसू भरी आंखों में देखते हुए कहा, शांत हो जाओ लिटिल गर्ल, तुम तो इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम मुझे ऑर्डर करो, मैं तुम्हारी हर विश पूरी करूंगा। रही बात तुम्हारे उदयपुर जाने की, तो तुम उदयपुर नहीं जा सकती क्योंकि मैं तुम्हें उदयपुर जाने नहीं दूंगा। शौर्य के एक्शन से निधि तो शॉक्ड हो गई, वह बर्फ की तरह जम गई।
लेकिन जैसे उसने शौर्य की बातें सुनी तो उसने शौर्य के हाथों को कसकर काट लिया। निधि के बाइट करने से शौर्य ने अपने हाथ पीछे किए और निधि को छोड़ दिया। निधि ने गुस्से से अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाते हुए पूछा, क्यों नहीं जाने दोगे मुझे? क्या लगती हूँ मैं तुम्हारी? किस रिश्ते से मुझे यहाँ रखोगे? तुम जानते हो मिस्टर शौर्य माथुर, बिल्डिंग में मौजूद हर इंसान मुझे स्कॉट गर्ल समझने लगा है। उन्हें लगता है मैं अपने अपार्टमेंट पर आदमियों को बुलाती हूँ और उनके साथ सोती हूँ। इसकी वजह तुम हो। कभी तुम रात में आते हो तो कभी दिन में अपने असिस्टेंट को भेज देते हो किसी काम से। यह सोसाइटी है, यहाँ बहुत संभल कर रहना पड़ता है। उदयपुर में तो मेरी माँ ने ही मुझे बदनाम कर दिया था, लेकिन यहाँ तुमने मुझे बदनाम कर दिया है। मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहती, मुझे उदयपुर जाना है, मतलब जाना है, समझ में आया तुम्हें? इतना कहकर निधि गुस्से वहां से अपने रूम में चली गई और रूम में जाकर डोर को एक जोरदार की आवाज पर बंद कर दिया। शौर्य ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। कुछ वक्त बाद उसने अपने हाथ को देखा तो वहां निधि के दांतों के निशान बन गए थे। निधि के दांतों को देख शौर्य के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। अग्रवाल हाउस। कांची हॉस्पिटल से अग्रवाल हाउस आ गई थी। काव्यांश उसे अपने खरीदे हुए फार्म हाउस पर ले जाना चाहता था, लेकिन कांची ने जिद की कि वो यहाँ अग्रवाल हाउस में कुछ दिन रहना चाहती है। काव्यांश ने कांची की सिक्योरिटी के लिए 2 बॉडीगार्ड अपॉइंट कर दिए थे। वह जानता था संजय माथुर कांची को जरूर कोई न कोई नुकसान पहुंचाएंगे। कांची को अग्रवाल हाउस आए 3 से 4 दिन हो गए थे। वो सभी उदयपुर इसलिए नहीं गए थे क्योंकि डॉक्टर ने कांची को कुछ दिन ट्रैवल करने से मना किया था। काव्यांश आज सुबह से ही किसी मीटिंग के सिलसिले में लोनावला गया हुआ था, लेकिन उसने अग्रवाल हाउस में हर जगह कैमरा लगवा दिया था ताकि वह कांची पर हर घंटे नजर रख सके। कांची सुबह सोकर उठी तो काव्यांश को रूम में ना देख उसे अजीब लगा, क्योंकि इन कुछ दिनों में काव्यांश ने कशिश को एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं होने दिया था। कांची ने सोचा हो सकता है वह बाहर हो, इसलिए वह बाथरूम में चली गई, लेकिन वही काव्यांश लोनावला के एक होटल में बैठा कांची को खुद को ढूंढते देख मुस्कुरा रहा था। कांची वॉशरूम से बाहर आई तो उसने काव्यांश की वाइट टी शर्ट और वाइट लोअर पहना था। वो उस टी शर्ट और लोअर में एक छोटी सी रैबिट लग रही थी। काव्यांश जो होटल रूम में बैठा अपने सामने बैठे इन्वेस्टर की बातें सुन रहा था कि अचानक जब उसकी नज़र साइड में रखे अपने मोबाइल के स्क्रीन पर गई तो कांची उस हालत में देख काव्यांश की हार्टबीट की एक बीट मिस हो गई। कांची उस टी शर्ट और लोअर में क्यूट के साथ हॉट भी लग रही थी। काव्यांश को अपनी बॉडी में गर्माहट महसूस हुई, उसे पसीने आने लगे। उसकी बीवी इतनी दूर होते हुए भी उसे सिड्यूस कर रही थी। काव्यांश के माथे पर पसीने देख एक इन्वेस्टर ने काव्यांश से पूछा, आर यू ओके मिस्टर रघुवंशी? काव्यांश अपनी नजरें मोबाइल स्क्रीन से हटाते हुए कहा, यस ऑफ कोर्स। कांची रूम से निकल कर आई तो मेड ने कांची से पूछा, कांची बेबी आपका ब्रेकफास्ट लगा दूं? कांची अपनी नजरें लिविंग एरिया में दौड़ाते हुए पूछा, आपके मास्टर कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, मेड ने मुस्कुराते हुए कहा। कांची बेबी मास्टर एक मीटिंग के लिए बाहर गए हैं। आप सो रही थी इसलिए मुझसे कहा कि जब आप सो कर उठे तो मैं आपको बता दूं और आपको ब्रेकफास्ट कराकर आपको मेडिसिन भी खिला दूं। मेड को मुस्कुराते देख कांची ने चिढ़ते हुए कहा, मैंने कोई जोक मारा है जो तुम अपने दांतों का ऐड कर रही हूँ? जाओ ब्रेकफास्ट निकालो, मेड ने धीरे से कहा। सॉरी कांची बेबी, इतना कहकर वह वहां से चली गई। कांची डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए खुद से कहा, सो ही रही थी ना, मर तो नहीं गई थी जो बिना बताए चले गए। अपना तो घूम रहे हैं लेकिन मुझे कैद कर दिया है, मेरे ही घर में हद होती है सनकीपन की। मेड ने ब्रेकफास्ट टेबल पर रखा और वहां से रूम में चली गई। कांची जैसे ही प्लेट से बाइट उठाने को हुई तो उसे काव्यांश का खुद को ब्रेकफास्ट खिलाना याद आ गया, तो उसने गुस्से से प्लेट को पीछे करते हुए कहा, उफ ये क्या हो गया मुझे, मैं उसे क्यों याद कर रही हूँ?
उसे तो मेरी कोई परवाह नहीं है, इसीलिए तो मुझे छोड़कर चला गया। कांची चाय का कप लेकर उठते हुए अग्रवाल हाउस के छोटे से लॉन में आकर झूले पर बैठ गई। वह जब झूले पर बैठी तो पुरानी यादों में चली गई। कांची लॉन में कशिश जी के पीछे चलते हुए कहा, मामा आप मुझसे ज्यादा मान को क्यों प्यार करती है? आज भी आपने उसकी पसंद के छोले भटूरे और पनीर बनाई है। अब तो मुझसे ज्यादा उससे प्यार करती है। इतना कहकर वह झूले पर बैठ गई। कशिश जी अपनी बेटी के फूले गाल पर हाथ रखते हुए कहा, लाडो मैं उसे इसलिए प्यार करती हूँ क्योंकि वह मेरी हर बात मानता है और आप मेरी हर बात का उल्टा करती है। और वह कितना प्यारा बच्चा है, तुम्हारी हर गलती में तुम्हें सपोर्ट करता है। मैंने तो मीनल जी से कहा भी है कि वह तुम्हें लेकर मान को मुझे दे दें। कांची ने मुंह फुलाते हुए जोर से कहा, मामा। कशिश जी मुस्कुराते हुए झूले पर बैठकर कांची को अपने सीने से लगाते हुए कहा, मैं मजाक कर रही हूँ लाडो, तुम तो मेरी जान हो। और रही बात मान को आपसे ज्यादा प्यार करने की, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों मेरे लिए एक जैसे हैं। अब मान मुझे इतना प्यार करता है तो उससे प्यार ना करना तो गलत होगा ना लाडो। लाडो जो आपको प्यार और इज्जत दे, बदले में आप उन्हें 2 गुना ज्यादा उसे वह प्यार और इज्जत लौटाए। आजी कशिश के चारों तरफ हाथ लपेटे बैठते थी, तभी पीछे से मान ने आते हुए कहा, हेलो ब्यूटीफुल लेडी, मेरे बिना ही प्यार की बारिश हो रही है। कांची ने मुंह बनाते हुए अपनी मामा से अलग होकर कहा, तुम्हारा अपना घर नहीं है क्या, जो दिन में 4 बार मुंह उठाकर बेशर्म की तरह यहाँ आ जाते हो? मान कांची के पास झूले पर धड़ाम से बैठते हुए कहा, कांच मेरी जान, तुमसे मिलने के बाद शर्म ने मेरा साथ छोड़ दिया और यह मेरा घर है। मैं दिन में 4 बार आऊँ, ये पूरा दिन यही पड़ा रहूं। तुम्हारा क्या जाता है छोटी चूहिया? मनन कांची को छोटी चूहिया इसलिए कहता था क्योंकि कांची हाइट में उससे बहुत छोटी थी। मान के मुंह से छोटी चूहिया सुन कांची अपने लाल चेहरे से मान को घूरने लगी। वह जैसे ही मान की तरफ लपकी, मान बंदर की तरह उछा लाकर लॉन में दौड़ते हुए कहा, आंटी मैंने सही कहा ना, छोटी चूहिया को मुझसे जलन होती है ना? कशिश जी मुस्कुराने लगी तो कांची लॉन से एक पत्थर उठाकर मान के पीछे भागते हुए कहा, रुक जाओ मान के बच्चे, वार्न मैंने तुम्हारा सिर फाड़ देना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाइट का मजाक उड़ाने की? कशिश जी झूले पर बैठी उन 2 नौजवान जो बच्चे की तरह एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, उन्हें देखते हुए इसी तरह हमेशा खुश रहने की दुआ की और उनके बलाए ली। कांची झूले पर बैठी अपने अतीत की यादों को सोचते हुए मुस्कुरा रही थी। वो सच में उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था, जिसमें खुशियां थी, प्यार था और सबसे ज्यादा मान से झगड़ा करना था। कांची अपने अतीत के यादों में थे कि पीछे से एक प्यारी से आवाज आई, कांच। उस आवाज को सुनते ही कांची अपने अतीत की यादों से बाहर आ गई। उसके होठों की मुस्कुराहट गायब हो गई। जहां कुछ वक्त पहले दिल में प्यार उमड़ रहा था, अब उस शख्स के लिए नफरत पैदा हो गई थी। कांची बिना पीछे देखे हुए झूले से उठकर जाने लगी तो मनन कांची के हाथों पकड़ते हुए कहा, इतना नाराज हो अपने मान से कि उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती? कांची पीछे पलटकर एक्सप्रेशन लेस फेस से मनन से कहा, मिस्टर मनन माथुर, तुम मेरे कभी अपने थे ही नहीं। मैं तो बस एक गलतफहमी में जी रही थी कि मेरा एक दोस्त है, एक हमदर्द है, जो मुझे हर हाल में समझता है, जो मेरे अच्छे और बुरे में मेरा साथ देता है। लेकिन अब मैं उस गलतफहमी से निकलकर रियलिटी में आ गई हूँ और हकीकत तुम मेरे अपने नहीं हो। मनन माथुर, छोटी छोटी गलतियों में साथ देना फ्रेंडशिप नहीं कहलाती है, टाइम पास कहलाती है। सच्ची फ्रेंडशिप तो वह होती है जब आपके सबसे अच्छे फ्रेंड को आपकी जरूरत हो और आप उस फ्रेंड के साथ कदम से मिल आकर खड़े हो और उसे यह यकीन दिलाया कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। उसे कहते हैं फ्रेंडशिप। आप जिसे फ्रेंडशिप कहते हैं मैं उसे खुदगर्जी मानती हूँ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है और ना ही मैं तुमसे गुस्सा हूँ। 6 साल में बहुत कुछ बदला है मनन माथुर।
मैं भी बदल गई हूँ, मैं पहले वाली कांची नहीं हूँ जो जिंदगी को एंजॉय करती थी। मैं जिंदगी को जी नहीं रही हूँ, काट रही हूँ। जीने और काटने में फर्क होता है। तुम्हें पता है मनन, तुम्हारी मिस्टर माथुर के साथ की गई बदतमीजी की सजा मुझे मिली है। तुम या कोई नहीं सोच सकता 1 महीने की कैद में मैं कितनी बार मरी हूँ। मैंने मौत को अपने सामने देखा है और पता है तब से मेरे दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश बची थी, मथुर्स की बर्बादी, और वह मैं करके रहूंगी। मेरे हर दर्द की वजह तुम सब हो, तुम सबको भी दर्द मिलेगा। मैं पहली वाली कांची रहे दिल नहीं हूँ। ये कांची बहुत बेरहम है, इस कांची से रहमदिली की उम्मीद मत करना। मेरी माँ के साथ मेरा मान भी 6 साल पहले ही मर गया था, और जो मेरे सामने इंसान खड़ा है ना, वह मेरा मान नहीं बल्कि संजय माथुर का बड़ा बेटा है। कांची ने चीखते हुए कहा, निकल जाओ मेरे घर से और कभी दोबारा यहाँ मत आना, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी मुझे तुम्हारे दोगले चेहरे की याद दिलाता है। तुम सब के सब दोगले हो, मेरे मुंह पर कुछ और होते हो और पीठ पीछे कुछ और होते हो। निकल जाओ यहाँ से मनन माथुर, कहीं मैं अपनी हदें पार ना कर जाऊं। कांची के एक एक वर्ड मनन के सीने में किसी खंजर की तरह चुभ रहे थे। मनन को जब पता चला कि कांची अग्रवाल हाउस आई है तो वह इतना खुश हो गया था कि बिना कपड़े चेंज किए हुए फॉर्मल सूट ही पहने हुए कांची के पास आ गया था। उसे लगा कि आज अपनी कांच जान से प्यारी दोस्त को मना लेगा, लेकिन यहाँ आने के बाद कांची के हर एक वर्ड ने उसे तोड़ दिया था। कांची वाकई बदल चुकी थी। ये कांची 6 साल पहले वाली कांची नहीं थी। इस कांची की आंखों में ना तो रहम था और ना ही बातों में प्यार। इस कांची की आंखों में तो बहुत नफरत थी और बातों में जहर था। कांची वहां से जाने लगी तो मनन घुटने पर बैठते हुए कहा, तुम मुझे जो सजा दोगी मुझे मंजूर है कांच, लेकिन इतनी बड़ी सजा मत दो। तुम सच में एक अकेली ऐसी लड़की थी जिसे मैंने दिल से चाहा था, जिसे मैंने सच में एक दोस्त माना था। तुम मेरी सब कुछ थी। तुम अकेली लड़की थी जिसे मैंने अपने दिल में जगह दी थी। मैं आज भी तुम्हें उतनी ही प्यार और उतनी ही इज्जत करता हूँ। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कांच? मैं मानता हूँ कि मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए था, तुम्हारे लिए लड़ना चाहिए था। मैंने कोशिश की थी कांच, लेकिन तुम्हारी तरह मैं भी बहुत कमजोर था। मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मर जाऊंगा कांच। कांची ने बेरहमी से कहा, तो मर जाओ ना, किसने कहा है जिंदा रहने के लिए? वैसे भी एक दिन मेरे हाथों सबको मरना ही है, तो आज ही मर जाओ, मेरा एक दुश्मन कम हो जाएगा। कांची के अल्फाज मनन की आंखों से आंसू बनकर निकले थे। मनन कांची के दोनों हाथों को पकड़े हुए घुटने पर बैठे हुए कहा, तुम मुझे जो कहना चाहती हो कहो, लेकिन मैं जानता हूँ मेरी कांच के दिल में मैं आज भी कहीं ना कहीं हूँ, जिसे मेरी कांच अपना सबसे अच्छा दोस्त और दुश्मन भी मानती थी। मुझे तुम्हारी बातों का फर्क नहीं पड़ता, तुम जब तक मुझे माफ नहीं करोगी मैं यहीं बैठा रहूंगा। कांची मनन के हाथ को जोर से झटकते हुए कहा, मिस्टर मनन माथुर, यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही है कि तुम घुटने पर बैठकर मुझसे माफी मांगेंगे, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। ये रियलिटी है। सॉरी जैसे शब्द दर्द को कम नहीं करते हैं बल्कि दर्द को खरोच देते हैं। तुम पूरी जिंदगी यही बैठे रहो, मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली, क्योंकि तुमने भी सच को छोड़कर झूठ के साथ रहना सीखा। मेरी मामा को इंसाफ दिलाने के बजाय तुमने अपनी माँ और बहन को खुशियाँ देना जरूरी समझा। तुमने अपने और पराये का फर्क बताया, तुमने तो दोस्ती करके मुझसे दुश्मनी निभाई, लेकिन तुम टेंशन मत लेना, मैं दुश्मनी कर कर दुश्मनी ही निभाऊंगी। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मेरी दुश्मनी की कोई हद नहीं है, अगर आजमाना चाहते हो तो आजमा लो। कांची उसी तरह मान को छोड़कर वहां से चली गई। मान नम आंखों से अपनी पत्थर दिल कांच को जाते देखने लगा, लेकिन उसके होठों पर दर्द नहीं था बल्कि मुस्कुराहट थी। वह जानता था कि उसकी कांच अभी भी कहीं जिंदा है। तो वहीं दूसरी तरफ काव्यांश लोनावला में अपनी मीटिंग खत्म करके वापस आने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तूफान आने की वजह से सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए थे, इसलिए आज रात उसे वहीं रुकना था। लेकिन जब उसने अपने फोन में लॉन का नज़ारा देखा तो उसे जरा भी पसंद नहीं आया।
अपनी बीवी के आसपास वह किसी भी मर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, चाहे वह मर्द उसका भाई क्यों ना हो। मर्द तो मर्द होते हैं, उनकी नीयत बदलने में वक्त नहीं लगता है। मनन को लॉन में घुटने पर बैठे देखकर काव्यांश को अब मौसम पर भी गुस्सा आ रहा था। उसी की वजह से तो वह इस वक्त अपनी वाइफ से दूर इस होटल में फंसा था। काव्यांश ने गुस्से से टेबल पर उठाकर पटकते हुए चिल्लाया, मनन! सुबह से रात हो गई, कांची ने पूरा दिन खाना नहीं खाया था। वह पूरे दिन सिर्फ चाय पी कर थी। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। वह अपने रूम की खिड़की से बाहर लॉन में देखती तो मान उसी तरह घुटने पर बैठा था। मान को ऐसे देख कांची अपने दिल में तकलीफ महसूस हो रही थी। मान सही कह रहा था, उसकी कांच अभी भी जिंदा है। कांची ने अपनी आंख बंद करते हुए अपने आप से कहा, मैं इन लोगों की तरह पत्थर दिल क्यों नहीं हो सकती? क्यों मुझे इसे तकलीफ में देखकर तकलीफ हो रही है? बाहर मौसम भी खराब हो चुका था। हवाएं तूफानों की तरह चल रही थी। ऐसा लग रहा था बस कुछ ही पल में तूफान आने वाला है। आसमान में काले बादल आ गए थे। कांची को डर लग रहा था। कांची को वैसे भी बारिश का मौसम पसंद नहीं था, क्योंकि उसे बिजली की गड़गड़ाहट से डर लगता था। वह बारिश के मौसम में कभी अकेली नहीं रहती थी। आज पहली बार कोई उसके पास नहीं था। काव्यांश भी उसके पास नहीं था। वह काव्यांश को फोन लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन काव्यांश का फोन लग ही नहीं रहा था। कांची ने खिड़की के बाहर देखा तो लॉन खाली था। अब वहां मान नहीं था। मान को वहां ने देख कांची की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने दिल में दर्द की टीस उठी। कांची खिड़की से हटकर रूम में सोफे पर बैठते हुए काव्यांश को एक बार फिर कॉल लगाया, लेकिन इस बार कॉल लग गया और 2 बेल जाते ही काव्यांश ने कॉल उठा लिया। कांची ने फोन रिसीव होते ही काव्यांश के बिना कुछ बोले जल्दी से पूछा, कहाँ है आप? अभी तक घर क्यों नहीं आए? मुझे डर लग रहा है, प्लीज आ जाए ना। काव्यांश, जो खुद भी होटल में बेचैन से इधर से उधर टहल रहा था, कांची के इतने प्यार से पुकारने से उसके हार्ट बीट अलग ही रिथम में बीट करने लगी थी। उसके होंठों पर शरारती मुस्कुराहट आ गई। उसकी बीवी उसे तुम की जगह बुला रही थी। काव्यांश ने शरारती टोन में पूछा, क्या हुआ जाने मन? मुझे इतना मिस कर रही हूँ कि तुम्हें ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। कहो तो आ जाओ, फिर साथ में मिलकर हमारे बीच की दूरी मिटाएंगे। कांची जो डरी हुई थी। काव्यांश की डबल मीनिंग बातें सुन उसे अपने कान गर्म होते महसूस हुए। उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए प्यार से काव्यांश का नाम पुकारा, काव्यांश। काव्यांश ने भी उसी टोन में कहा, हाँ बोलो काव्यांश की जान। कांची ने अपने दिल पर हाथ रख लिया, लेकिन अचानक से उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके रूम के पास से गुजरा है। उसकी हलक सूख गई। फिर से डर उसके दिलो दिमाग पर हावी होने लगा। कांची की डर की वजह से हार्टबीट बढ़ गई। काव्यांश को कांची के तेज होती सांस और उसकी बढ़ती धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। काव्यांश ने परेशान होते हुए पूछा, क्या हुआ बीवी? कांची ने डरते हुए काव्यांश से कहा, आप जल्दी से आ जाइए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई घर में है। मुझे छोड़कर अकेले क्यों गए आप? और देखिए यहाँ मौसम भी खराब हो गया है, लगता है बारिश होने वाली है। काव्यांश ने अपनी कार की बैक साइड टेबल से उठते हुए कहा, बीवी डरो नहीं, मैं आ रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कांची कुछ कहती कि अचानक से अग्रवाल हाउस की लाइट चली गई। लाइट जाते हैं कांची को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी हार्टबीट बंद हो गई। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई। तभी बाहर आसमान में एक जोरदार की बिजली कड़की और उस बिजली की रोशनी में उसे अपने सामने एक शख्स दिखा जिसके चेहरे पर मास्क था। अपने सामने उस आदमी को देखकर कांची की जोरदार चीख निकली कि फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। काव्यांश जो फुल स्पीड में कार ड्राइव कर रहा था, कांची की चीख सुन हेलो हेलो कहा, लेकिन फोन काट चुका था। काव्यांश स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए कहा, शीट। उसने फोन को ऑन कर कैमरा की वीडियो ऑन किया तो अग्रवाल हाउस में बिल्कुल अंधेरा था और बाहर दोनों बॉडीगार्ड बेहोश पड़े थे।
काव्यांश ये सब देख स्टीयरिंग को कसकर पकड़ते हुए गुस्से से चिल्लाया संजय माथुर। कांची को वैसे भी अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता था। कांची की सबसे बड़ी कमजोरी ही अंधेरा था। कांची अपने गले को गिला करते हुए अपनी कांपते होंठ से पूछा, कौन हो तुम? उस आदमी ने शैतान की तरह हंसते हुए कहा, कोई अपनी मौत से पूछता है कि कौन है वह? चलो फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, मौत हूँ तुम्हारी। बताओ मौत को सामने देखकर कैसा लग रहा है तुम्हें? कांची अपने डर पर काबू पाने की नाकाम कोशिश करते हुए अपने कदम पीछे लेने लगी और वह आदमी शैतानों की तरह हंसते हुए कांची की तरफ कदम बढ़ाने लगा। क्या आज काव्यांश कांची को बचा पाएगा? ये खो देगा हमेशा के लिए। आखिर मनन कहा ज्ञान हो गया। कांची डर से अपने कदम पीछे ले रही थी कि तभी उसका हाथ टेबल पर रखे फ्लावर पॉट से टच हुआ। कांची ने गहरी सांस ली और उसने अपनी आंखें बंद की और उस आदमी के कदमों के आहट को महसूस करने लगी। कांची ने फ्लावर पॉट को कसकर अपने हाथों में पकड़ा और उठाकर उसे आदमी की तरफ उछाल दिया। सामने से आ रहे आदमी को कांची के ऐसे एक्शन की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह फ्लावर पॉट जाकर सीधे उसके सिर पर लगा और वह जमीन पर गिर गया। कांची इसी का फायदा उठाकर रूम से निकल गई और सीढ़ियां उतरने लगी, लेकिन अंधेरे की वजह से वह लड़खड़ाई और कुछ सीढ़ियों से नीचे जमीन पर गिर गई, जिससे कांची के सिर में चोट आ गई। कांची को अपना सिर घूमता हुआ महसूस हुआ। कांची से जमीन से उठा नहीं जा रहा था, क्योंकि उसका पैर पूरी तरह से मुड़ गया था। लेकिन वह दर्द को बर्दाश्त करते हुए जमीन से उठने की कोशिश करने लगी तो पीछे से उस शख्स ने कांची के बाल को अपने मुट्ठियों में पकड़कर कांची को घसीटते हुए लिविंग एरिया में लाकर पटक दिया। कांची जमीन पर मुंह के बल गिरी, उसके मुंह से आह निकल गई। अचानक उस लिविंग एरिया में लाइट आ गई। कांची ने खुद को संभालते हुए जमीन पर बैठते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वह आदमी अपने हाथ को क्रॉस कर खड़ा कांची को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। उसके सिर से हल्का सा खून रिस रहा था। कांची ने हिम्मत करते हुए उस आदमी से पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? वह आदमी अपने एक पैर के घुटने पर बैठते हुए कांच के बाल को पीछे से पकड़कर खींचते हुए कांची के चेहरे के ऊपर करते हुए कांची के होठों पर अपने अंगूठे को फेरते हुए कहा, मुझे पता नहीं था कि मैं जिस लड़की को मौत देने आया हूँ वो खूबसूरती की मलिका होगी। कांची अपने एक हाथ से उस आदमी के हाथ को झटकते हुए कहा, दूर हटो नीच इंसान। वह आदमी शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो गुस्से में कयामत ढाती हो। तुम्हारी खूबसूरती देखकर मेरा ये कमीना दिल तुम पर थोड़ा सा फिदा हो गया है। वह आदमी अब अपने अंगूठे को अपने काले होठों पर फेरते हुए कहा, मेरे दागते होंठों को तुम्हारे जिस्मों की ठंडक चाहिए। ये होंठ एक बार तुम्हारे इन मखमली जिस्मे को चूमना चाहते हैं। इतना कहकर वह आदमी जैसे ही कांची के करीब बढ़ने को हुआ, कांची ने एक जोरदार का थप्पड़ उसके मुंह पर मारते हुए कहा, मैं तुम जैसे कुत्तों पर थूकती तक नहीं और तुम्हें मेरे जिस्म को चूमना है। अगर मौत को गले लगाना चाहते हो तो बेशक मेरे करीब आओ, अभी भी वक्त है, निकल जाओ यहाँ से वरना इस घर से तुम्हारी लाश ही वापस जाएगी। कांची का थप्पड़ उस आदमी के गुस्से को हवा दे गया। उसने कांची के बाल को पीछे से पकड़कर खींचते हुए कांची के गाल पर एक जोरदार का थप्पड़ मारते हुए कहा, हरामजादी, मैं तो तुझसे प्यार से बात कर रहा था ना, तो तूने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? प्यार से मान जाती तो मैं तेरे साथ जबरदस्ती नहीं करता। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। पहले तो मैं तेरी इज्जत के साथ खेलूंगा जब तक मेरा मन नहीं भरेगा, फिर तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। उस आदमी के थप्पड़ मारने से कांची के होंठों के कोने फट गए और उसके मुंह में खून भरने लगा। कांची ने वही खून उस आदमी के मुंह पर थूकते हुए कहा, तू मरेगा कमीने, आज ही मरेगा। तेरी मौत आई है इसलिए तू बहुत फड़फड़ा रहा है। अभी भी वक्त है, छोड़ दो मुझे वरना पछताने का मौका नहीं मिलेगा।
उस आदमी ने अपने मुंह पर से कांची के खून के थूकों को बेरहमी से साफ करते हुए कांची के चेहरे को देखते हुए कहा, मैंने जिंदगी में कई लड़कियों की जान ली है, लेकिन तुझ जैसी ढीठ लड़की पहली बार देख रहा हूँ। मौत सामने बैठी है और तू मुझे धमकी दे रही है। तुझे तो मेरे सामने गिड़गिड़ाना चाहिए ताकि मैं तुझे और तेरी इज्जत को छोड़ दूं, लेकिन तूने मुझे बहुत हल्के में लिया है, इसलिए अब तू देख मैं क्या करता हूँ। इतना कहकर उसने कांची को बालों से पकड़कर कांची जमीन से उठाते हुए सोफे के पास लाकर सोफे पर धक्का दे दिया और अपने पेंट से बेल्ट को खोलकर निकलने लगा। कांची ने अपनी आंखें बंद की और अपने मन में कहा, काव्यांश कहाँ है आप, प्लीज मेरा भरोसा मत तोड़िएगा। कांची के आंखों के कोनों से आंसू टूटकर सोफे पर गिर गए। उस आदमी ने अपने पेंट से बेल्ट को निकालकर दूसरे सोफे पर फेंक दिया और अपनी स्लीव को फोल्ड करते हुए कांची की तरह बढ़ने लगा। कांची अपने हाथों से सोफे को कसकर पकड़े हुए अपने सामने खड़े शैतान को देख रही थी जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। वह आदमी कांची के करीब आकर जैसे ही कांची के ऊपर चुका, कांची ने एक जोरदार किक उस आदमी के प्राइवेट पार्ट पर मारी, जिससे वह आदमी बिलबिला उठा और अपने प्राइवेट पार्ट पर अपने दोनों हाथ रख पीछे हो गया। कांची खुद को संभालते हुए सोफे पर उठकर बैठते हुए कहा, क्या हुआ, सारी मर्दांगी निकल गई। मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ जो तुम जैसी मर्द अपनी मर्दांगी मुझ पर निकाल लोगे। बहुत देखे तुम जैसे वैसी मर्द को अपनी जिंदगी में, जिन्हें सिर्फ मेरे जिस्म की भूख थी। वह आदमी अपनी खून जैसी लाल आंखों से कांची को देख रहा था। उसने गुस्से से अपनी गन को निकालकर कांची की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, हरामजादी तू मर तभी तेरी अकड़ कम होगी। उस आदमी ने एक हाथ को अपने प्राइवेट पार्ट पर रखा था और दूसरे हाथ से गन पकड़ी थी। उस आदमी को अपने प्राइवेट पार्ट में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। आज पहली बार उसे गर्ल पावर का अंदाजा हुआ था। कांची सोफे को पकड़कर खड़ी होते हुए उस आदमी से कहा, चलाओ गोली, मारो मुझे। तुम यहाँ मुझे मारने नहीं आए थे, तुम यहाँ मुझे सिर्फ डराने आए थे। अगर मुझे मार दोगे तो अपने बॉस को क्या जवाब दोगे। उस आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। कांची ने किसी साइको की तरह हंसते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हारा ये चेहरा पीला क्यों पड़ गया। अरे बेवकूफ़ इंसान, अगर तुम्हें मुझे मारना होता ना तो तुम कब का मुझे मार चुके होते। एक आदमी को तो उसका मेल ईगो ही सबसे ज्यादा प्यारा होता है, और मैंने तो तुम्हारे मेल ईगो को बहुत ही ज्यादा हट कर दिया है, लेकिन फिर भी तुमने मुझे मारा नहीं। इसका साफ मतलब है कि तुम्हारा वह डरपोक बॉस मुझे सिर्फ डराना चाहता था। जाकर उससे कह दो मैं अब नहीं डरने वाली। हाँ, लेकिन अब डरने बारी उसकी जरूर है। काशी के बातें उस आदमी के गुस्से की आग को हवा दे रहा था। उस आदमी ने कहा जी को देखते हुए कहा, भाड़ में गया मेरा बॉस और उसके ऑर्डर, अब तू मरेगी, वह भी मेरे हाथों से। इतना कहकर उस आदमी ने गन के ट्रिगर पर हाथ रख दिया और इस लिविंग एरिया में गन चलने की आवाज गूंज गई। कांची के मुंह पर खून के छींटे आ गए। माथुर हवेली। संजय माथुर ने अपने साइड में खड़े राणे से पूछा, राणे 3 दिन से कहाँ गायब थे तुम। जानते हो ना उस चींटी को रास्ते से हटाना है, तो तुम अब तक इस तरह खामोश क्यों खड़े हो। राणे ने अपने सिर को झुकाए हुए संजय माथुर से कहा, बॉस मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया था। आप मुझे ऑर्डर करिए उस चींटी के साथ क्या करना है, मैं आपका हर ऑर्डर मारने के लिए तैयार हूँ। संजय जी राणे को गौर से देखते हुए कहा, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने एक आदमी को उस पिद्दी चींटी के पास भेजा है उसे डराने के लिए। अब तक तो वह अपना काम पूरा कर चुका होगा। संजय जी की बात को सुनकर राणे के चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। राणे के चेहरे के बदलते रंग को देखकर संजय जी ने राणे से पूछा, क्या हुआ राणे, तुम इतने परेशान क्यों हो गए, क्या तुम्हें उस लड़की पर तरस आने लगा। राणे ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को ठीक करते हुए संजय माथुर से कहा, आप गलत समझ रहे हैं बॉस, मुझे तो इस बात का अफसोस हो रहा है कि आपको मेरी वफादारी पर अभी भी शक है। इसलिए तो आपने उसे डराने और ठिकाने लगाने के लिए किसी और आदमी को चुन लिया है। क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है। संजय जी ने मुस्कुराते हुए कहा,
यकीन तो मैं अपनी परछाई पर भी नहीं करता, तो तुम तो फिर भी एक पालतू कुत्ते की तरह हो। मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ, तुम शहर से बाहर गए थे और मैं इतने दिन तक इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने किसी और को चुना ये काम करने के लिए। वैसे कभी अपनी बेटी को यहाँ लाना, मैं भी तो देखूं तुम्हारी बेटी दिखती कैसी है। राणे ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर बॉस, वक्त आने पर मैं अपनी बेटी को जरूर लेकर आऊंगा। आपको मेरी बेटी मिलकर बहुत खुशी होगी। संजय माथुर को आज पहली बार राणे के रवैये में कुछ अलग लग रहा था। उन्हें राणे के रवैया से बगावत की झलक दिख रही थी। राजपूत विला। शाम का वक्त। मिस्टर राजपूत एक 45 साल की लेडी के साथ लिविंग एरिया में बैठे वाइन पी रहे थे। उस खूबसूरत लेडी ने वेस्टर्न ड्रेस को कैरी किया था। उस लेडी का वेस्टर्न ड्रेस काफी शॉर्ट और हॉट था। उस ड्रेस का फ्रंट नेक काफी डीप था, जिससे उस लेडी का क्लीवेज थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। वह लेडी बार बार ड्रिंक सर्व करने के बहाने मिस्टर राजपूत के सामने झुककर उन्हें सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। मिस्टर राजपूत लेडी की ट्रिग्स सेड्यूस हो भी रहे थे। वह ड्रिंक का सिप लेते हुए उस लेडी को मदहोशी से देख भी रहे थे। वह लेडी अपने मकसद में कामयाब भी हो जाती अगर कियारा नहीं आती। कियारा ने जब राजपूत विला के लिविंग एरिया में अपना कदम रखा तो सामने का नजारा देख उसे एक जोरदार का झटका लगा। उसे अब अपने बाप पर बेहद गुस्सा आ रहा था। उसे यकीन था कि हो सकता है उसके डैड उसके साथ रहते हुए बदल जाए, लेकिन आज फिर से वही हरकत करके उन्होंने कियारा के यकीन और उम्मीद को तोड़ दिया था। कियारा ने गुस्से से बैग को फेंकते हुए लिविंग एरिया में आकर कहा, यह क्या घटिया हरकत है। अगर यही सब बेशर्मी करनी है तो बाहर जाकर सड़क पर कीजिए मिस्टर राजपूत। इस विला में बाजारू औरतों का आना पहले भी मना था और आज भी मना है। कियारा आवाज को सुनकर वह लेडी जो मिस्टर राजपूत पर झुक रही थी, अपने पीछे किसी लड़की की आवाज सुन हैरान हो गई। वह जल्दी से पीछे पलटकर देखा तो एक कम उम्र की लड़की उसे ही गुस्से से घूर रही थी। उस लड़की की आंखों में खून सवार था। कियारा को देख उस लेडी को थोड़ा डर लगा। वह जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, एक जोरदार थप्पड़ की आवाज लिविंग एरिया में गूंज गई। ये थप्पड़ कियारा ने उस लेडी के मुंह पर मारा था। कियारा ने दांत पीसते हुए उस लेडी को आंखों से जला देने वाले अंदाज में घूरते हुए कहा, तुम जैसी औरतों की वजह से अच्छे खासे घर बर्बाद हो जाते हैं। अगर खुद की बॉडी में इतनी आग लगी है तो सड़क पर कई आवारा मर्द घूमते हैं, उन्हीं के साथ अपनी बॉडी की आग बुझा लिया करो। शरीफों के विला में आकर अपना ये बजारूपन करना बंद करो। वह लेडी तो शॉक्ड में खड़ी थी, क्योंकि कियारा का थप्पड़ उसे दिन में तारे दिखा दिए थे। मिस्टर राजपूत भी आज बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। उनकी नालायक बेटी तो हमेशा गुस्से में रहती थी, लेकिन आज उनकी उस नालायक बेटी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। कियारा अपनी इंडेक्स फिंगर को उस लेडी की तरफ करते हुए कहा, तुम यहाँ से खुद जाती हो या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं, और अगर दोबारा इस विला के आसपास दिखी ना तो मैं कियारा राजपूत अपनी माँ की कसम खाती हूँ जिंदा इस विला से वापस बाहर नहीं जाओगी। कियारा ने चिल्लाकर जाओ यहाँ से। उस लेडी को अपने सामने खड़ी लड़की एक साइको लगी। वो खिसियानी बिल्ली की तरह उस विला से हवा की तरह गायब हो गई। कियारा ने टेबल पर रखी दूसरे गिलास को उठाया जिसमें वाइन भरी थी। उसने वाइन से भरी गाल को कसकर पकड़ते हुए मिस्टर राजपूत के मुंह पर फेंकते हुए कहा, तो आपने इन अयाशियों के लिए मेरी मां को मार डाला। ये बाजारू औरत आपको आपका वंश देगी। ये औरत आपका वंश बढ़ाएगी। अरे जिस औरत का खुद की कोई इज्जत नहीं वह आपका वंश क्या ही बढ़ाएगी। भूल जाए मिस्टर राजपूत की कोई शरीफ औरत आपको बेटा देगी। आप किसी भी औरत के साथ सोकर बेटा तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन वह बेटा हमेशा रहेगा नाजायज ही। मैंने आपको पहले भी कहा था और अभी भी कह रही हूँ, आपको जो भी करना है इस विला से बाहर कीजिए। जिसके साथ सोना है इस विला के बाहर सोइए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी मामा के घर को गंदा करने की कोशिश मत कीजिए, वरना मैं भूल जाऊंगी कि मैं आपका भी खून हूँ।
क्योंकि मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे अंदर आपका भी खून बह रहा है। इससे आगे कियारा कुछ कहती एक जोरदार का थप्पड़ कियारा के गाल पर पड़ा। उस थप्पड़ से कियारा का चेहरा लेफ्ट साइड झुक गया। मिस्टर राजपूत ने गुस्से से कियारा को देखते हुए चिल्लाया, आवाज नीचे बापू तुम्हारा। कियारा अंगारे जैसी दहकती आंखों से अपने सामने खड़े उस इंसान को देखा जो खुद को उसका बाप कह रहा है, जिसने कभी उसे बेटी का प्यार दिया ही नहीं और उसके पैदा होने पर अफसोस कर रहा था, जिसे बेटे की चाहत थी, लेकिन बदकिस्मती से उसे बेटी मिल गई। कियारा ने भी उसी तरह कहा, मेरी आवाज नीचे करने से आपका कैरेक्टर नहीं बदल जाएगा। आप यह मत भूलिए कि यह घर आपका नहीं, मेरी मामा का है। अगर मैं आज आपके साथ खड़ी हूँ, आपके साथ इस विला में रह रही हूँ, तो सिर्फ अपनी मरी हुई माँ की कसम की वजह से, वरना मैं कब का आपसे अपने सारे रिश्ते तोड़ चुकी होती। आप मेरे डैड बनने के लायक नहीं हैं मिस्टर राजपूत। इतना कहकर कियारा जाने लगे तो मिस्टर राजपूत ने कहा, तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म नहीं है? मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात करोगी जैसे मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। मत भूलो कि तुम जो लाइफस्टाइल जी रही हो वो मेरी बदौलत है, वरना कहीं पड़ी रहती किसी ऑर्फेंज में। कियारा के कदम जो अपने रूम की तरफ जा रहे थे अपनी जगह पर रुक गए और बिना पीछे पलटे कहा, कड़वी मुस्कुराहट के साथ मिस्टर राजपूत से कहा, खुद को आईने में देखकर पूछिएगा कि आप मेरे डैड कब बने थे। आपने बचपन से लेकर अब तक मेरे लिए किया क्या है? मैं जहां भी हूं, जैसी भी हूं, अपने मामा और अपने भाई की वजह से हूं। अगर आपका बस चलता ना तो आप अब तक मेरी जान ले चुके होते मिस्टर राजपूत। मुझे ऐसी लाइफस्टाइल देकर एहसान नहीं कर रहे हैं, अपने गिल्ट को कम कर रहे हैं। मुझे तो आपकी सोच पर अफसोस हो रहा है कि आखिर एक बेटा आपको ऐसा क्या दे सकता था जो मैं नहीं दे सकती थी। इतना कहकर कियारा वहां से चली गई। मिस्टर राजपूत भी गुस्से से विला से बाहर चले गए। अग्रवाल हाउस। वह आदमी कांची के पैरों के पास जमीन पर गिर गया। बुलेट उसके सिर के आर पार हुई थी। उस आदमी के इस तरह अपने पैर के पास गिरते देख कांची ने अपने पैरों को सोफे पर समेट लिया। कांची ने जब अपनी नजरें उठाकर सामने देखा तो सामने मनन खड़ा था। मनन को देखकर कांची की आंखों से आंसू अपने आप गिरने लगे। वह बड़ी बेरहमी से अपने आंसुओं को साफ कर रही थी, लेकिन आज आंसू भी उसकी सुनना नहीं चाहते थे। वह बहना चाहते थे और वह बह भी रहे थे। मनन गन को जमीन पर फेंकते हुए कांची के पास आकर बिल्कुल कांची के सामने खड़े होकर कांची को अपने गले से लगा लिया। कांची अपने हाथों को मनन के कमर के चारों तरफ लपेटकर सिसकते हुए रोने लगी। मनन कांची के बालों को सहलाते हुए कहा, सॉरी मेरी जान, मैं आज फिर लेट हो गया। मैं तो बिना तुमसे माफी मांगे जाना नहीं चाहता था, लेकिन बाहर किसी का एक्सीडेंट हो गया था और मैं उसी में फंस गया था। मुझे माफ कर दो। कांची को तो जैसे होश ही नहीं था। वो बस मनन को कसकर पकड़े हुए रोए जा रही थी। वो मनन को छोड़ना ही नहीं चाहती थी। 15 मिनट वैसे ही बीत गए। मनन ने कांची से कहा, मेरी जान चुप हो जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। काव्यांश कहाँ है और वह तुम्हें अकेले छोड़कर कहाँ गया? काव्यांश के नाम लेने से कांची होश में आई और मनन से दूर हो गई। मनन कांची को सवालिया नजरों से देखने लगा। कांची ने अपने आंसुओं को बेरहमी से साफ किया। उसकी नाक लाल हो चुकी थी, आंखें सूज चुकी थी, गाल भी सूज हुए थे, होंठ के खून सूख चुके थे। कांची को आज अपनी किस्मत पर बेम हंसी आ रही थी और वो मुस्कुरा भी रही थी। वो यहाँ तो किसी और का इंतजार कर रही थी, वह तो मान की जगह किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी, पर वह नहीं आया। सही कहा था किसी ने, किसी इंसान पर इतना गुरूर नहीं करना चाहिए कि जब जब वो इंसान आपका गुरूर तोड़ता है तो कितनी तकलीफ होती है। उसके टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन तकलीफ बहुत होती है। कांची को इस तरह मुस्कुराते देख मनन हैरान हो गया। मनन कांची से पूछा, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? कांची जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी उस पूरी लिविंग एरिया में गूंजने लगी।
मनन और भी ज्यादा परेशान हो गया। वह कांची के सामने घुटने पर बैठते हुए परेशानी से पूछा, क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? तुम ऐसे क्यों हंस रही हो कांच? कांची ने हंसते हुए कहा, देखो ना मान, मेरी किस्मत भी चाहती है कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूं। इसलिए तो मेरी जान बचाने काव्यांश की जगह तुम आए। अगर तुम नहीं आते तो शायद मैं अब तक मर भी गई होती, जिसे इस वक्त यहाँ होना चाहिए। वह तो गायब है। जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी वो मेरे सामने घुटने पर बैठा है। लगता है ऊपर वाले को भी मंजूर नहीं कि मैं तुम्हें सजा दूं। तुम मुझसे माफी चाहते थे ना मान? मैंने तुम्हें माफ किया, तुमने मेरी जिंदगी को बचाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। कभी मेरी किसी चीज में मदद चाहिए तो बताना जरूर, मैं तुम्हारा यह एहसान जरूर अदा करूंगी। अब प्लीज यहाँ से जाओ, मैं कुछ वक्त अकेले रहना चाहती हूँ। मनन कांची के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी जान भूल जाओ सब कुछ, आगे बढ़ जाओ, खुद को तकलीफ देकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। डैड से बदला लेना छोड़ दो, तुम कभी उनसे जीत नहीं पाओगी और तुम्हारे बदले से ना तो आंटी वापस आएंगी और ना ही अंकल। हाँ, लेकिन तुम अपनी जान को जरूर खो सकती हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। कांची कुछ कहती तभी एक रौबदार आवाज आई, ये सब क्या हो रहा है? काव्यांश गुस्से से मनन के पास जाकर मनन के कॉलर को पीछे से पकड़कर कांची से दूर कर एक जोरदार का पंच मनन के गाल पर मारते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को छूने की? वो अब तुम्हारी दोस्त नहीं मेरी वाइफ है, उसे दूर रहो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। उन दोनों को इस तरह देखकर कांची बिना कुछ कहे सोफे से उठकर रूम की तरफ चली गई। मनन अफसोस भरी नजरों से काव्यांश को देखते हुए कहा, तुम कभी नहीं सुधर सकते। इतना कहकर वह भी चला गया। काव्यांश पीछे से चिल्लाते हुए कहा, मैं सुधारना भी नहीं चाहता समझे, तुम दोबारा मेरी बीवी के आसपास मत दिखाना वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले पाठ में।